So, hello everyone, this is Pankaj Chauhan. I welcome you all again on this platform. So, today our guest is Mr. Prem Parth. तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ प्रेम इस प्लेटफॉर्म पे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और मैं बता दूं आप अपने व्यूअर्स को आपके बारे में। एक्चुअली इन्होंने अभी हाल ही में जुलाई 22 में जो एफकेट का एसएसबी हुआ था उन्होंने क्लियर किया है और अभी जल्दी ही है अभी एज ए फ्लाइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए जाने वाले एयरफोर्स अकेडमी में। तो सबसे पहले बहुत ही बधाई की बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया भैया। अभी अगले कुछ दिनों में ही स्टार्ट होगी ट्रेनिंग एक्चुअल में, जुलाई 2022 में। ओके, और तो आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। ओके, और एक चीज और मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि मैं और प्रेम ने एक ही कॉलेज में थे, क्रिकेट काफी साथ खेला है। तो पर मुझे नहीं पता था कि प्रेम का सपना मतलब इंडियन फोर्स को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है प्रेम कि कहाँ से ये मतलब डेडिकेशन आया, कि कहाँ से मतलब सोचा कि मुझे इंडियन मतलब किसी भी फोर्स बेसिकली इंडियन एयर फोर्स में जाना है, कहाँ से सोचा था? प्लेन्स भैया, ऐसे सिंपल प्लेन्स को भी हम देखते हैं ना पर, तो फिर रहता ना एक ऐसा सपना इनको ऐसे करीब से देखे या फिर इन्हें उड़ाए, कुछ वैसा होता। दूसरा फोर्सेस तो ऐसे यूनिफॉर्म हो या फिर लोगों की जो इज्जत होती है फोर्सेस की होती है, प्लस जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं इधर फोर्सेस की जैसी रिस्पेक्ट है, ये सारी चीजें फोर्स करती। अच्छा, ये पक्का है, सही आंसर है। ये पर्सनल इंटरव्यू वाला आंसर नहीं, ये तो जेन्युइन आंसर है, वो चाहिए। ये जेन्युइन आंसर है भैया। मतलब सच में डेडिकेशन था आपको मतलब फोर्स ज्वाइन करने के लिए। प्लेन को देख के किनको प्लेन से प्यार नहीं होता भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सच में मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि यार हाँ कोई तो है जो अच्छी पोजीशन से अचीव करी है। और कैसा लग रहा है ये सब अचीव करके, मतलब सपना पूरा हो गया एक तरह से? सपने तो भैया अभी बहुत कुछ करने को है, वहां जाके बहुत चीजें करने का। इट्स जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से। ओके ओके ओके। तो प्रेम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस हुआ पूरा और क्या क्या हुई और कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो को आएंगे। तो पहले अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दो प्लीज। जैसे मैं एक्चुअली बिलोंग तो करता हूँ बिहार से ही, बक्सर से, बट 10th फॉर एग्जांपल यहाँ से हुई है, साहेबगंज से, जहाँ मम्मी का जॉब था। तो वो झारखंड बोर्ड से था। 12th बिहार बोर्ड से था, वही कोचिंग वगैरह भी 12th से वही बिहार बोर्ड से ही रही, बिहार से ही रही, पटना से बेसिकली। एंड देन उसके बाद IIST से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ से कंप्लीट। देन उसके बाद फिर जॉब भी स्टार्ट किया था सर भैया कोलकाता में ही एक्चुअली। ओके। और जॉब के ड्यूरेशन में ही ये प्रिपरेशन चल रहा था। फाइनल ईयर की लास्ट से ही थोड़ा हो रहा था प्रिपरेशन, बट मेनली जब कोविड स्टार्ट हुआ तो फिर पीक पे था। एंड फिर फाइनली ऐसे दिसंबर में रिकमेंडेशन, इंटरव्यूज, अभी प्रोसेसेस चल ही रहे हैं, लेकिन हो ही गया है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हो गया, ज्वाइन करने का। ओके, तो जब तुम्हारा प्रिपरेशन चल रहा था तो कभी ऐसा डर लग रहा था कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा? क्योंकि बोलते हैं सब लोग, मैंने भी एसएसबी दिया है, कि एसएसबी इज अ टफ प्रोसेस, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा सबके माइंड में हमेशा रहता है। तो जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे तो कभी माइंड में आता था कि यार पता नहीं क्या होगा, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन तुमने चूज किया हुआ था ऑलरेडी? था, अच्छा खासा था, ये डाउट्स तो आते ही है हमारे अंदर। अच्छा। पर बस वही वाला पार्ट था कि एक सिंपल वाला, हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब भी बोलते हैं कि लाइक वर्क ऑन योर कंट्रोलेबल्स। तो वो पार्ट कहीं ना कहीं अभी भी मेरे दिमाग में है, फ्यूचर में भी रखने की कोशिश करूंगा। पहले भी था, जो मेरे हाथ में था वो चीजें कर सकता था, तो मेरे हाथ में था मेरा प्रिपरेशन या फिर जितना मैं एफर्ट्स लगा सकता हूँ उसी के पीछे ही भाग रहा था बस मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि शायद इनका एक थर्ड एसएसबी था और उससे पहले उन्होंने 2 एसएसबी और दिए थे, आई थिंक अगस्त 2020 में, एक 2016 में, जब इनका इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुका था। राइट। हाँ, एनडीए 2016 का था, जो जब हम फर्स्ट ईयर में थे कॉलेज के तभी गए हुए थे, वहाँ स्क्रीन आउट हो गया था मैं। ओके। एंड फिर अगस्त में बनारस में था 1 AFSP, एफकेट की 3 एंट्री थी, वहाँ कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। एंड फाइनली एफकेट 2 2021 जिसकी एसएसपी दिसंबर में पड़ी थी, तो वो क्लियर हुआ था। मतलब वहाँ पे 31 दिसंबर में एक्चुअली आई गॉट द रिकमेंडेशन भैया। तो 31 दिसंबर की रात को मेरे को मिला है, एंड फिर अगले दिन दोस्तों को पता चला, एंड दे वर लाइक इससे अच्छा नया साल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। और
फिर भी इंडियन फोर्स को ज्वाइन करना, इट्स रियली प्राउड, कैसे भी ज्वाइन करना एक बहुत प्राउड की बात है, प्राउड मोमेंट है ऑब्वियसली। अच्छा, तो जो तुम्हारी 2 एसएसपी थी, जैसे स्किन आउट हुए थे, कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, तो उनका मतलब उनका कुछ वहां से कुछ पॉजिटिविटी तुमने निकाल के लाके इसमें यूज की थी, या फिर उसको भी मतलब एज ए डिमोटिवेशन तुम्हें लगा था कि यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या क्या होगा? पहले वाला जो था भैया एनडीए एंट्री के थ्रू, तो उसके पहले ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं थी एसएसबी की। ओके। तो जहां मैं स्क्रीन आउट हुआ था, बट चीजें थी ना कि आप एक फॉर एग्जांपल शाम को ही हमें बुला लिया था, और शाम से रात एज अ सारे बच्चे जितने भी कैंडिडेट्स थे सब साथ में ही थे, बातें हो रही थी। तो वो छोटा सा चीज था कि यार लाइक दिस इज समथिंग जो मेरे को चाहिए, तो वो पार्ट आया। लेकिन अगले दिन गॉट रिजेक्टेड, पर दिमाग में वो बैठ गया था कि नीड टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो पर्सनालिटी के टर्म्स में हो, और पर्सनालिटी में भी अलग अलग पार्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे चलना है, क्या लाइक नॉलेज कितना गेन करना है एंड ऑल। तो वो पार्ट अगले 3-4 सालों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद एफकेट जब ऐसे फाइनल ईयर में थे, तो लाइक फाइनल ईयर के बाद वाला जो एसएसबी पढ़ा था उसमें प्रिपेयर्ड होके तो गए ही थे, लेकिन अब उनकी महिमा है, वो जाने जिस बेसिस पे वो लेते, हम आउट हो गए। बट वहां से भी बहुत सारी लाइक मैक्सिमम आउटपुट्स जो थे, उसके बाद फिर निकाला कि ये छोटे छोटे चीजें हो सकती हैं इम्प्रूवमेंट की, एंड उसपे फिर बाकी के 3-4 महीने वर्क किया, दिसंबर में जो काम आया, लाइक अगस्त से दिसंबर के बीच के इंटरवल में। ओके। अच्छा, जो तुम्हारा अभी सिलेक्शन हुआ है इसमें जुलाई 2022 में, तो इसका सिलेक्शन का पीछे कुछ और भी रीजंस थी, जैसे तुम कंटिन्यूअसली अपना डिटरमिनेशन करके अपना काम कर रहे थे, या कोई सोर्स भी था तुम्हारे पास कि जहाँ से मोटिवेशन तुम्हें मिल रहा था, या फिर किसी के थ्रू आप नॉलेज गेन कर रहे थे या गाइडेंस ले रहे थे, ऐसा कुछ भी था तुम्हारे साथ? था भैया, लाइक हमारा एक ग्रुप था एक्चुअल में, बहुत ज्यादा क्रेडिट उस ग्रुप को जाता है, एंड वो ग्रुप ऐसे हमारे जैसे ही बच्चों का ही था, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फोर्सेस ओनली। तो वहां पे मोर और लेस ऐसा टाइम फिक्स था ऑलमोस्ट कि रात के 9 से 10 बजे के बीच में हमारी ऐसे जूम पे या फिर जीमीट पे मीटिंग होती थी। और उस मीटिंग में जो एसएसबी के प्रोसेसेस होते, जितनी चीजें ऐसे ऑनलाइन की जा सकती वो करने की कोशिश की जाती थी। वहीं पे हमने प्रैक्टिस किया है और एक दूसरे को ही हेल्प किया है। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई पहले से रिकमेंडेड थे या किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज था, लेकिन इट जस्ट कि सब में अलग अलग क्वालिटीज थी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वहाँ पे वो फीडबैक देने वाला, या एक तरीके से कह सकते हो कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वाला पार्ट, कि छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट करते थे सही तरीके से, जो मेरे को लगता है बहुत सबसे ज्यादा वर्क किया मेरे लिए। लाइक एज अ पर्सन भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई, एंड प्रिपरेशन के टाइम अब अच्छा इंसान यदि बन रहे हो तो फिर उनको तो वही चाहिए। राइट। अभी हम प्रोसेस की बात करेंगे, थोड़ी देर प्रेम के बारे में जान के हम थोड़ा प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हो रहा है प्रेम कि जब तुम जॉब कर रहे थे, साथ में जॉब करना और प्राइवेट सेक्टर आई थिंक थे, उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, तुम कैसे तुम टाइम निकाल पाते थे, या फिर एसएसबी के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन कर रहे थे, रिटन एग्जाम की अलग से प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसा कुछ था? रिटन एग्जाम भी है एज अ लाइक फॉर अस जो आईआईएसटी सिरपुर में पढ़े हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। थोड़े जीके वाले क्वेश्चंस पे फोकस करने की जरूरत थी, तो वो तो मोर और लेस यूट्यूब के वीडियोस से देखने पड़ते थे, या फिर लूसेंट थी मेरे पास बुक, तो उनको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ा। तो वहां से रिटन निकल गया था, एंड प्लस मॉक टेस्ट, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होता जितना अभी भले बोल दिया। मॉक टेस्ट वगैरह काम आए थे। हाँ, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट वगैरह लगाया था उस समय। रिटन के बाद एसएसबी वाले पार्ट में तो वो था कि मतलब एसएसबी का क्या सीन है ना भैया, कि आप में यदि वो क्वालिटीज है ना जो उनको चाहिए, तो दे विल रिकमेंड यू। अब उन क्वालिटीज को कैसे इंप्रूव करोगे ये आप पे है। तो मैं ऑफिस में भी यदि लीडरशिप क्वालिटीज शो कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनिशिएशन शो कर रहा हूँ या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा हूँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अ पर्सन तो मैं ग्रो कर ही रहा हूँ, तो वही मेरे को चाहिए। तो ऑफिस वाला पार्ट हो जाता था, लेकिन इसके अलावा भी जो नॉलेज गेन करने वाला पार्ट हुआ या प्रैक्टिस वाला पार्ट हुआ, तो ऑफिस के अलावा वाले टाइम में मेरे को करना पड़ता है और अच्छा खासा करना पड़ता है। अच्छा, तो एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो एसएसबी था उसके लिए तुमने कहीं से कोचिंग किया था, या फिर कोई जो मतलब जहाँ से तुम सीख रहे थे, या पर्सनली आप इम्प्रूवमेंट कर रहे थे पर्सनली, ऐसा कुछ था? एक तो मेन तो ग्रुप ही था भैया,
कि हम ग्रुप में ही प्रॉपर डिस्कशन करते थे हर चीज के बारे में, जितने भी प्रोसेसेस, और उसमें ऐसे जितने भी अपने 6-7 बंदे थे या 6-7 लोग थे। जो दूसरा पार्ट था जस्ट टू लाइक नो कि होता क्या क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं या कौन कौन सा पार्ट होता है। मेंटरशिप लिया था मैं ऑनलाइन ही, 1 महीने का या 21 दिनों का था एक्चुअल में, बट वहाँ वो भी एकदम स्टार्टिंग में लास्ट ईयर जून के टाइम में ही लिया, तो वो थोड़ा काम किया। और बाकी का ऐसे यूट्यूब के वीडियोस, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो यदि ढंग से सॉर्ट आउट करके ये वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस टीचर ने ढंग के वीडियोस डाले हैं, इनका ढंग का कंटेंट है, तो दैट विल बी आल्सो सफिशिएंट। राइट। ओके, तो अभी चलते थोड़ा सा आगे प्रोसेस में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं। मेरे हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट को, हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं आपने, कि किसी स्टूडेंट को अगर जाना है, अगर मैं बात करूं 10+2 के बाद या बात करूं ग्रेजुएशन के बाद, तो कितने टाइम से वो एंट्री ले सकता है इंडियन एयरफोर्स में, या फिर बोले तो इंडियन फोर्सेस में? तो 12th के बाद तो दो एंट्रीज ही है बेसिकली। एक तो एनडीए एंट्री फॉर द ऑफिसर्स रैंक एक्चुअली, ओके, एनडीए एंट्री के थ्रू, और दूसरा टीईएस होता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है, जहाँ पे आप आजकल वो शायद जेई के मार्क्स पे बुलाने लगे हैं, पहले ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। ओके, तो उसके बाद आता है ग्रेजुएशन के बेसिस पे। तो आप जब अपने फाइनल ईयर में रहते हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हो, या फिर इवन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अप टू अ सर्टेन एज लिमिट, जो 24, 25, 26 अलग अलग कोर्सेस में के अलग अलग लिमिटेशन है। तो फाइनल ईयर में उसमें एक है पर्टिकुलरली एयरफोर्स के लिए एफकेट एंट्री है, जिससे मैं हूँ, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो दूसरा है वो है सीडीएस एंट्री। सीडीएस एंट्री के थ्रू आप नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, इन तीनों में जा सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब। तीसरा टीजीसी करके होता है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। उसमें आपके मार्क्स के बेसिस पे दे डायरेक्टली कॉल यू फॉर एसएसबी। और एक चौथा एसएससी टेक भी होता है। तो ये मोर और लेस मेनली 4 एंट्रीज है। बाकी नेवी का भी अपना अलग से निकलता है, नेवी टेक या नेवी एंट्री, वो भी ऐसे ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे। ओके, तो मैं बता दूं अपने स्टूडेंट, जो व्यूअर्स को, जो लोग देख रहे हैं, तो ये एंट्री की स्कीम है। अब हम बात करते हैं जो प्रोसेस प्रेम ने फॉलो किया वो। तो जैसे आपने एफकेट का एग्जाम दिया, तो हम अगर एफकेट के एग्जाम के बारे में बात करें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, और सिलेबस क्या क्या होता है, और कितने मार्क्स का होता है, और कितना उन्हें एवरेज कट ऑफ जाता है, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। मेनली पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क, नेगेटिव -1। ओके, अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन हर साल वेरी करने लगा है आजकल। जिस समय मैं दिया था तो उस समय 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के, लाइक वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, और 18 या 20 क्वेश्चंस मैथ के, और जीके के 25 क्वेश्चंस। तो ऐसे ओवरऑल 100 रहता था। ओके, और इनके कट ऑफ वगैरह वेरी करते, फिर लाइक डिपेंडिंग अपॉन द पेपर कितना टफ था नहीं था। वो भी 150 से 170 के बीच रहता है, उससे ज्यादा तो नहीं जाता। ओके, तो आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स को 150 टू 170 की रेंज में आना पड़ेगा अगर आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो उसके बाद जो हम बात करेंगे, जो हमारे इस वीडियो का मेन फोकस है, बेसिकली एसएसबी के बारे में, और एयरफोर्स एसएसबी बोलते हैं जिसको। और उसमें अभी जैसे आफ्टर रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। तो प्रेम को बुलाया गया था देहरादून में, देहरादून अकेडमी में। और तो अभी हमें सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन रहता है। जिस दिन हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसी समय 1-2 घंटे के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम कौन से बोर्ड को चुनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के 5 बोर्ड हैं। एक बनारस में, दूसरा देहरादून, तीसरा मैसूर, गांधीनगर और गुवाहाटी। जिससे पहले वाला मैं बनारस चुना था, इस बार वाला मैं देहरादून चुना था। तो मतलब यदि आप लेट हो जाते हो और सीट फिल हो जाती, तो फिर आपके पास वो रैंडमली अलॉट कर देते। लेकिन यदि आप समय पे हो तो फिर अपने हिसाब से भी चुन सकते हो ऐसा। तो वो इस चीज का कुछ फर्क पड़ता है सिलेक्शन पे, या फिर इट्स लाइक अ सिंपल प्रोसेस? कुछ डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं पहली बार बनारस जा चुका था, और इस बार सोचा थोड़ा पहाड़ों के दर्शन कराते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं एसएसबी के बारे में, जो इस वीडियो का मेन मकसद है। तो प्रेम, मैं पूछना चाहूंगा कि जो एसएसबी का एक बार जो ओवरऑल प्रोसेस है, क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में बता दीजिए। फिर हम बात करेंगे आपके बारे में कि आपके साथ क्या क्या होता है। मेनली जैसे
दो स्टेज में प्रोसेसेस होती है एसएसबी वाली या एएफएसबी की बोलो तो, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में होता है कि पहले दिन फॉर एग्जांपल दे कॉल अराउंड 150 से 200 बच्चे डिपेंडिंग अपॉन अगेन स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड। अलग अलग बोर्ड्स के थोड़े स्ट्रेंथ का बस इशू है, जैसे गुवाहाटी नई बोर्ड है तो वहाँ पे कम बच्चों के लिए सीट, सिलेक्शन के लिए नहीं, बुलाने के लिए पहले दिन सीट तो उनको जितना जो ढंग के बच्चे रहेंगे उनको तो सिलेक्ट कर ही लेंगे। एक बार मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि जो एफकेट का एग्जाम होता है उसमें अराउंड 1 लाख अराउंड बच्चे क्वालिफाई करते हैं और उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया जाता है। हाँ, तो उनके बाद उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि बैच में 200 का बैच या 250 बच्चों का बैच, फिर उन 250 बच्चों को बुलाया जाता है फॉर एसएसबी और उन अलग अलग बैचेस में अलग अलग बच्चे आते हैं। तो प्लीज आप कंटिन्यू। हाँ, तो वही पहले दिन फॉर एग्जांपल 200 बच्चों को यदि बुलाया गया हमारे बोर्ड में देहरादून में, उनमें से पहले दिन का प्रोसेस स्टेज 1 का जो प्रोसेस होता है उसमें 2 पार्ट होता है। एक तो OIR टेस्ट होता है जाते ही, दैट इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। उसमें रीजनिंग हाँ वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस या रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली एंड वो नॉन नेगेटिव रहते हैं। वो फिर से 17 मिनट के या तो रह सकते हैं या 27 मिनट के रह सकते हैं या 30 मिनट के रह सकते हैं। क्वेश्चंस 40 + 40 मतलब 80 रहेगा, 2 बुकलेट रहता है बेसिकली या फिर 50 + 50 रहेगा। इनके जस्ट बाद ही होता है PP एंड DT, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है पिक्चर परसेप्शन। फॉर एग्जांपल दे विल शो यू अ पिक्चर इन द स्क्रीन एंड आप जो भी परसीव कर रहे हो वहाँ पे उसके बेसिस पे आप एक स्टोरी लिखोगे एंड लेटर ऑन वो फिर सबमिट हो जाएगा। लेटर ऑन यू नीड टू डिस्कस, पहले तो आप नरेट करोगे जो भी आपने स्टोरी लिखी है इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप एंड द ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ अराउंड ऐसे 15 to 20 मेंबर्स, अपने ही बच्चे ही होंगे एंड आपके जो भी एसेसर्स होंगे वहाँ पे 2-3 उनके सामने एंड जस्ट सबका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पिक्चर सामने दिखाया गया है तो सबकी स्टोरी अलग होगी, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसे 2 फीमेल को किसी लैपटॉप के सामने स्टैंड या खड़ा करवा दिया गया है तो आप कुछ और परसीव कर रहे होंगे कि वो लैपटॉप में कुछ और कर रही हैं एंड द अदर पर्सन माइट बी, फॉर एग्जांपल यदि कोई सोच रहा होगा कि वो YouTube पर वीडियोस देख रही है या फिर जो थर्ड पर्सन है वो सोच रहा होगा कि दे आर लाइक वर्किंग प्रोफेशनल, वो कुछ काम कर रहे हैं। तो सबकी स्टोरी अलग होगी, उस पर डिस्कशन हो रहा होगा एंड फाइनली हमें कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा विद इन ऐसे 2-4 मिनट के लास्ट। ओके, ये वाला पार्ट रहता है पहले दिन एंड इन दोनों OIR एंड PP एंड DT के बेसिस पे आपका पहला रिजल्ट बनता है। तो इन जनरल 200 बच्चों में से ऐसे 40 से 60 के बीच में बच्चे सेलेक्ट होते हैं फॉर द सेकंड स्टेज एंड फिर उनके बाकी के सेकंड स्टेज के प्रोसेसेस कंटिन्यू होते हैं। ओके, तो जैसे कि हम बात करें कि जो प्रोसेस है, अगर आप किसी को प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो काफी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। हम बात करेंगे कि प्रेम के साथ हुआ क्या है, कैसे कैसे इन्होंने चीजें कंटिन्यू करी आगे और कैसे कैसे उनको लगा कि ये कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड और कर देता हूँ कि जो 40 to 60 बच्चे होते हैं उनका अभी नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि वो 4 दिन वहाँ पे रहेंगे और उनका नेक्स्ट प्रोसेस होगा या तो वो कॉन्फ्रेंस आउट होंगे या वो सिलेक्ट होंगे फॉर द मेडिकल एंड अदर थिंग्स, राइट। ओके, तो परे क्या एक्चुअली मतलब सबको पता है या फिर जिसको पता नहीं है वो देख सकता है, बाकी वीडियोस हैं YouTube पे। तो हम पर्टिकुलरली आपके बारे में बात करेंगे, आपके साथ चीजें कैसे आपको डाउन होती गई, कैसे आपने चीजों को ओवरकम किया, कैसे आपने कंटिन्यू किया। तो जब आई थिंक फर्स्ट डे में तुम्हारा रात को कुछ टेस्ट और हुए थे, लाइक टेस्ट हुए थे, उसमें कैसे कैसे आपने परफॉर्म किया उसमें बताइए। जैसे जो सेकंड स्टेज होता तो आजकल AFSB में क्या है, सेकंड स्टेज के 3-4 टेस्ट होते हैं अलग अलग, उसके अंदर बहुत सारे सब्सिक्वेंट टेस्ट, राइट। तो एक होता है साइक टेस्ट। ओके, सो बेसिकली दे एक्चुअली वांट टू नो अबाउट यू, आपके आंसर्स पढ़ के, राइट, कि एज अ पर्सन हु यू आर। दूसरा GTO टास्क होता है एंड फिर लास्ट में तीसरा इंटरव्यू होता, पर्सनल इंटरव्यू। चौथा लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होता, राइट। तो आज पहले क्या होता था कि साइक टेस्ट सेकंड डे होता था, बट अभी क्या है कि साइक टेस्ट पहले दिन ही रात को करवाते हैं, मतलब शाम को बेसिकली 7 बजे 6 बजे, क्योंकि जो रिजल्ट होता है दोपहर 1 बजे तक अनाउंस हो जाता है। उसके बाद दे अलॉट यू रूम इन अ ग्रुप, वहाँ पे आपको ऐसे फॉर एग्जांपल यदि 48 बच्चे रखे हैं चूज किए गए हैं तो उनको 8-8 बच्चों के 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और 6 अलग अलग रूम में सबको भेज दिया। ठीक है, अब हाँ, तो इस हिसाब से ग्रुप डिवीजन हो जाता। लेकिन जो रात की टेस्ट मतलब उनके पीछे अपना उनका लॉजिक है कि बच्चे ऐसे थके हुए रहेंगे तो
जो एक्चुअल बच्चे होंगे, मतलब ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे अपने आंसर्स को, उनसे कुछ और पूछा जा रहा है, कुछ और बता रहा है। जो साइक टेस्ट होता है उसके भी 4 पार्ट है। एक होता है टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन या परसेप्शन टेस्ट। दूसरा वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एंड चौथा SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो टैट में क्या होता है कि जैसे पहले दिन क्या हुआ कि हमें पिक्चर दिखाया था स्क्रीन पे 30 सेकंड्स के लिए, एंड फिर 4.5 मिनट में हमें स्टोरी लिखनी थी विद एक्शंस। उसी दिन तो उसी में जो ये रात का प्रोसेस है ना साइक वाला, इसमें क्या करते हैं कि दे शो यू पिक्चर फॉर 30 सेकंड्स एंड 4 मिनट में, अगले 4 मिनट में आपको उस पे स्टोरी लिखनी होती है। फिर जैसे 4 मिनट खत्म हुआ, फिर दे विल शो यू द अनदर पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए, एंड देन यू नीड टू राइट अनदर स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर विद इन दोस 4 मिनट्स। और ऐसे करके टोटल 12 पिक्चर्स होंगे, लाइक 11 पर्टिकुलरली ऐसे पिक्चर्स, 12वां पिक्चर ब्लैंक होगा जहाँ पे आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हो अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने दोस्तों के लाइफ से रिलेटेड। एंड मतलब ये एक पार्ट हुआ, ये जस्ट खत्म होता है और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है या दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है, वर्ड एसोसिएशन। सेम स्क्रीन पे आपको वर्ड दिखाएंगे एक, बट द टाइम विल बी 15 सेकंड्स। विद इन 15 सेकंड्स आपको उस वर्ड को खुद से एसोसिएट करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस दे शो यू द वर्ड मदर, तो जैसे मैं लिख दिया था कि मदर इज सुप्रीम ऑफ ए फैमिली, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेरे साथ रिलेट कर। या फिर स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स एनहांसेस पर्सनालिटी, या डिबेट, ये कुछ भी ऐसे जो भी वर्ड्स है आप जो सोचते हैं उस हिसाब से, मतलब जस्ट सेंटेंस नहीं बना देना है, कुछ होना चाहिए आपसे रिलेटेबल, ताकि साइकोलॉजिस्ट को समझ में आए क्या ना क्या। तो बड़े एक इंटरप्शन मैं यहाँ पे डालूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे, तो वो हर चीज को बड़े माइन्यूट तरीके से देखते हैं, या फिर इट्स रैंडम, लाइक कुछ चीजें पिकअप कर लेंगे, कुछ चीजें पिकअप नहीं करेंगे? ऐसा आपको क्या कुछ एक्सपीरियंस आपको लगा इस चीज से? पहली बात तो ये है कि वो लोग बड़े ऊपर के दर्जे के लोग होते हैं, उतना दूर तक तो हम सोच भी नहीं पढ़ पाते, समझ सकते। बट जितना मुझे थोड़ा समझ में आया उसके हिसाब से है कि लाइक ऐसे फेक करने वाली चीज या बहुत मैनिपुलेट करने वाली चीज एक लिमिट तक हो सकती, इतने लंबे प्रोसेस में बहुत ज्यादा फेक नहीं कर सकते आप। जैसे साइक का ही हर 4 मिनट में आपको एक नई स्टोरी लिखनी है बेस्ड ऑन अ न्यू पिक्चर, या फिर वर्ड लिखना है, या फिर अगले सिचुएशन रिएक्शंस वगैरह लिखने हैं। तो जब टाइम बाउंडेशन आ जाता ना, तो फिर ऐसे फेक नहीं किया जा सकता। एक्चुअल सेल्फ है वो तो राइट एग्जैक्टली। ओके, तो प्लीज कंटिन्यू करिए, आप जो बता रहे थे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में। हाँ, तो उसके बाद ये 2 पार्ट होता है इसके बाद ऐसे 5 या 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। 5 मिनट का ही बेसिकली, ऐसे पानी वगैरह के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। देन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है तीसरा। आपके सामने अलग अलग सिचुएशन सामने स्क्रीन पे फेंकते हो, नहीं स्क्रीन पे नहीं होता, वो आपके पास बुकलेट पड़ा रहता है। राइट। और उसमें भी 60 SRT होते, 60 वैट भी होती है, 60 SRT भी होती है। तो अलग अलग सिचुएशंस पड़े रहते हैं जो आपको करने होते हैं विद इन 30 सेकंड्स पर सिचुएशन। हाँ, सिचुएशन कुछ भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल, व्हाइल गोइंग ऑन अ ट्रेन यू लॉस्ट योर फोन, तो आप क्या करोगे? या फिर आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल SSB के लिए जाना है और आपकी टिकट बुक नहीं हुई, तो क्या करोगे? तो आप जो इन जनरल करोगे वो सारी चीजें बताना। फॉर एग्जांपल, मेरी टिकट बुक नहीं हुई है, तो मैं ट्रेन की टिकट नहीं हुई, तो फिर मैं बस से जाने की कोशिश करूंगा। बस भी नहीं हो पा रही है तो प्राइवेट टैक्सी करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीजें बस लिखनी होती है विद इन 30 सेकंड्स। तो और लास्ट में एक कंसर्ट, बोलिए। लास्ट में एक बस पार्ट होता है कि एक SD होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको मेनली अपने बारे में लिखना होता है या आपके अराउंड जो पीपल हैं उनके बारे में लिखना है। वो भी ऐसे 3-4 पार्ट में होता है। एक जगह लिखना होता है कि फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप वो लिखे। दूसरा, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स या बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेटर ऑन लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। ये 5 पार्ट होता है विद इन, मतलब अगेन ये इसका भी टाइम लिमिटेशन होता है, कुछ 15 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर लिखना होता है, शॉर्ट में लिखना होता है, जितनी जल्दी लिखना पाओ वो रहता है। तो ये कंफर्मेटरी
एक डाउट मेरे माइंड में हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछते हैं कि जो ये चीजें होती हैं हर डे बाय डे या फिर हर टाइम टू टाइम, तो इनका रिजल्ट आपको सामने बताया जाता है या फिर एट द एंड आपको ओवरऑल रिजल्ट बताया जाता है? इसके बारे में बच्चे डाउट्स पूछते हैं। नहीं, द बेस्ट थिंग और द वर्स्ट थिंग अबाउट एसएसबी इज कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाई यू आर सिलेक्टेड और व्हाई यू आर रिजेक्टेड। तो पहले दिन हो या फिर इवन आखिरी दिन में, मतलब किसी भी दिन कुछ भी नहीं बताते। वो आपको खुद सेल्फ एनालाइज करना होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना होता है कि क्या सही किया मैंने, क्या गलत किया। ओके, तो आपको क्या लग रहा था जो आपने परफॉर्म किया, जैसे फर्स्ट डे का जो आपका सेकंड स्टेज था उसमें, तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे आप? मतलब यू आर मतलब गेटिंग कॉन्फिडेंस और व्हाट किया मैं तो एक चीज छूट गया मेरे से, या फिर 60 जो मेरे पास वर्ड आए थे उसमें तो मैं 40 का ही बना पाया, ऐसा कुछ सिचुएशन आया था आपके सामने? हाँ, ऐसे सिचुएशंस होते भी यार, सबके टेस्ट में होते। जैसे टैट वाली जो स्टोरीज थी, तो लाइक मैंने तो कोशिश की थी कि उनको कंप्लीट कर दूं, तो वो मोरलेस कंप्लीट हो भी गई। ओके, लाइक मेन पार्ट रहता है कि एटलीस्ट आप कंप्लीट कर दो स्टोरी, और छोटा ही सही बट डू इट। दूसरा पार्ट जो वैट वाला था, उसमें 2-3 वर्ड ऐसे थे जिनका मेरे को मतलब भी नहीं पता था, तो वो मिस हुए थे। बाकी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनके लाइक बहुत कॉमन सेंटेंसेस बना दिए थे, जनरल सेंटेंसेस। और इवन एसआरटीज भी 50 के अराउंड हो गई थी आउट ऑफ 60, 10 छूटी थी। एसडी कंप्लीट हो गया था। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं अभी। उसके बाद हाँ, तो ये पहले दिन का था। फिर क्या, रात के 9, 9:30 बजे आप रूम पहुंचते हो, मेस में खाना खाते हो और सो जाते हो और कुछ नहीं होता, क्योंकि सुबह 6 बजे से ये प्रोसेस स्टार्ट हुए थे। इतने थके हुए रहते हो कि बस मेस वाले टाइम में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अगले दिन का आपका क्या प्रोसेस है। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं बोला कि 48 बच्चे थे 6 ग्रुप्स में, तो 3 ग्रुप को जीटीओ टास्क होता है, एक 2 और पार्ट है जो ये जीटीओ टास्क, हाँ ग्राउंड टास्क, एंड दूसरा वाला पर्सनल इंटरव्यू वाला पार्ट। तो 3 ग्रुप का जीटीओ चल रहा होता है और 3 का पीआई। तो मेरा सेकेंड डे ही पीआई था, सुबह 10 बजे के आसपास। तो उसके लिए फिर मैं लाइक खुद को प्रिपेयर कर रहा था मेंटली। फिर सेकंड डे इंटरव्यू चला। इंटरव्यू का वो रहता है कि 1-1 इंटरव्यू हो रहा होता है। ऐसे कोई पूरा प्रॉपर बोर्ड नहीं होता। पहले मेरे को भी लगता था कि 3-4 लोग या प्रॉपर बोर्ड होता होगा। 1-to-1 बोर्ड वाला पार्ट, हाँ बोर्ड वाला पार्ट तो कॉन्फ्रेंस में आता है। ओके, तो इंटरव्यू अराउंड 45 मिनट से 1 घंटे के बीच चलती। मेरा भी 45 से 50 मिनट के आसपास चला था। कुछ नहीं रहता उसमें, फिर वही अपनी जीवन कुंडली। अच्छा, मतलब इंटरव्यू के बारे में अगर पीआई की बात करें तो उसमें तो मैंने भी खुद दिया है, तो पता मुझे है। बट मैं पूछना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि उसमें काफी चीजें होती हैं, अलग अलग मतलब स्टेजेस होती है, रैपिड फायर होता है, तुमसे कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब कैसे आपने ये सब चीजें हुई आपके साथ, और कुछ अच्छा पार्ट हुआ या फिर कैसा आपको लग रहा था कि मैं इंटरव्यू कैसा दे रहा हूँ उस टाइम? इंटरव्यूअर तो मेरे वाले पता नहीं उनको क्या दुश्मनी थी मेरे से। मतलब दुश्मनी तो नहीं होगी वरना मैं इधर नहीं होता अभी। बट हाँ, थोड़ी ऐसे वो उनका अपना अलग तरीका था इंटरव्यू लेने का। तो मेरे को बाद में वो फनी पार्ट लग रहा था, वहां पे इरिटेटिंग था कि आफ्टर एवरी क्वेश्चन वो क्या कर रहे थे ना कि ऐसे सामने घड़ी देख रहे थे। मेरे सर के ऊपर घड़ी थी एक्चुअल में, तो वो सामने ऐसे घड़ी देख रहा है, या फिर दूसरी बार ऐसे हाथ पे घड़ी देख रहा है। तो उनको लग रहा है क्या, मतलब फॉर दैट मोमेंट आई फेल्ट कि मैं इनको बोर कर रहा हूँ क्या, इनको इंटरेस्ट नहीं है क्या। लेकिन क्वेश्चंस तो नहीं, जैसे अपने रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस तो वो स्टार्ट ही हो जाते हैं कि अपने बारे में बताओ, अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, घर पे तुम किसके क्लोज हो, घर पे कौन कौन है, या तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आता कि तो किसके पास जाते हो। तो ये सारे रैपिड फायर के क्वेश्चंस एक साथ 7-8 या 9-10 रहते हैं। ये एक पार्ट हो गया। दूसरे एकेडमिक के क्वेश्चंस रहते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर 10th, वो बताओ कि 10th में कितने मार्क्स आए, 10th कौन से बोर्ड से किया, कहाँ से किया, 12th, ग्रेजुएशन एंड सो ऑन, या एक्टिविटी। ये सारे रैपिड फायर के क्वेश्चंस रहते हैं, को एक साथ आंसर करना होता है। इन केस मिस कर जाते हो बीच के कोई क्वेश्चन, तो फिर आप पूछ सकते हो या खुद वो बता देते हैं। अच्छा, तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन या फिर रिलेटेड टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, या फिर एग्जैक्टली रहते हैं। पहले लाइक मोर फोकस तो वो आप पे ही करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, मतलब ये फिर से इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहा है इंटरव्यू। तो बीच में ही कहीं उन्हें लगा
कि इसे एयरफोर्स के बारे में पूछना चाहिए या फोर्सेस के बारे में पूछना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि उन्होंने पूछा कि फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना है, तो यदि किसी ने बोल दिया कि उसका फोर्स बैकग्राउंड ही था या उसके मम्मी पापा कोई भी ऐसे फोर्सेस में थे और उनसे उसे इंस्पिरेशन मिला है, तो फिर ऑब्वियसली उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि अच्छा तो कौन से बेस कैंप पे थे, कहाँ पोस्टिंग हुई है, या फिर यदि एयरफोर्स में थे तो कौन सा एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हो, तो वो बहुत ज्यादा आते हैं। मेरे से नहीं आया क्योंकि ऐसा फोर्स बैकग्राउंड था नहीं, तो ये सारे जो कॉमन क्वेश्चंस थे इंटरव्यू के लास्ट में ही आते, जनरल अवेयरनेस वाला, जनरल नॉलेज वाला, तो वो मेरे से लास्ट में ही आया कि एयरफोर्स के बारे में बताओ, कौन सा एयरक्राफ्ट तुम हैंडल करना पसंद करोगे, एंड बेसिक ट्रेनिंग के टाइम कौन कौन से एयरक्राफ्ट तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारा पार्ट था। उसके लिए आप प्रिपेयर थे? हाँ, हमारा ऐसे मॉक इंटरव्यू वगैरह अपने ग्रुप में ही करते थे हम, प्लस यूट्यूब वीडियोस एंड इंटरनेट। ओके, तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो स्टेज था उस पे। हाँ, तो ये सेकंड डे हमारा हो गया था। थर्ड डे मेरा ऑफ था, मतलब कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे जीटीओ था, लाइक जीटीओ टास्क थे। हाँ, ग्राउंड टास्क थे, एंड फिर फाइनल डे कॉन्फ्रेंस भी। तो मतलब हमारा जीटीओ टास्क बेसिकली 2 दिन होता है, एंड जस्ट बिकॉज आप अपने ग्रुप के साथ हो एक कमरे में पिछले 3-4 दिन से, तो आपने उनके साथ कैसा अपना बॉन्ड बनाया है, कितना उन्हें इन्फ्लुएंस किए हो, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है, आपका ग्रुप जान सकता है, क्योंकि वो आपके साथ रहे हैं 3-4। इंटरव्यूअर तो ऐसे 45 मिनट रहा है, ऑल्दो ही इज अ इंटरव्यूअर, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो इधर डिस्कस कर जाए। लेकिन जीटीओ टास्क में आप कितना इन्फ्लुएंस किए हो वो जब टास्क परफॉर्म कर रहे होगे तो दिख जाएगा। अब वो टास्क अलग अलग होते हैं और उस हिसाब से ही डिजाइंड है कि कौन सा ग्रुप का बच्चा किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा, किसकी बातें सुन रहा, दैट विल शो कि अच्छा कितना इन्फ्लुएंस किया है इसने, प्लस पूरी टीम को लेके कैसे बाकी के टास्क कंप्लीट कर रहा, क्योंकि आप वहां पहुंच रहे हो एज ए ग्रुप, वहां पे आप कितने गुर्रम खा हो डजंट मैटर, आपके ग्रुप ने ओवरऑल टास्क कंप्लीट किया है या नहीं वो डिपेंड करता है। अच्छा, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ मतलब इस ग्रुप टास्क में कि आपको लगा हो कि आपने इम्प्रेस कर दिया हो, आपको लगा हो या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ उस दौरान? बहुत सारे उसके टास्क होते ना भैया। तो जैसे हमारा पहला ही टास्क था पीजीटी होता है, तो पीजीटी में क्या होता है बेसिकली कि ऑब्स्टेकल्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट, जो आपको क्रॉस करना होता है विद द हेल्प ऑफ रस्सी, बल्ली और फट्टा, द यूजुअल टर्म्स ऑफ एसएसबी। राइट। और साथ में आपके साथ एक लोड होता है, उस लोड को इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन तक आपको पहुंचाना होता है। ऑल्सो माना जाता है हमारे ऐसे एसएसबी वाले बच्चों के टर्म्स में कि तो हमारे साथ लोड रहता, वो दैट इज लाइक आवर बॉडी, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट एंड अल्टीमेटली हमें पहुंचाना होता है। तो साथ में उस वाले में क्या था कि कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ होता है कि यहाँ पे तुम हाँ, तो उस रास्ते में क्या होता है ना कि जब आप ऐसे बल्ली या फट्टा लगा के आप एक ब्रिज बना रहे हो तो उसके अपने रूल्स, तो उसमें भी 3 कलर मार्क किए रहते हैं अलग अलग जगहों पे, जिसका सपोर्ट हम ले सकते हैं व्हाइल पुटिंग आवर रस्सी, लाइक बल्ली या फट्टा। तो एक तो रेड मार्क रहता है जहाँ पे ना हम खुद खड़े हो सकते हैं ना रस्सी बल्ली फट्टा को रख सकते हैं। एक दूसरा होता है व्हाइट होता है जहाँ हम दोनों को लाइक खुद भी रख सकते हैं, अपने साथ जो लगेज है या चीजें हैं उनको भी रख सकते हैं। और तीसरा या तो ब्लू या येलो होता, तो वहां पे हम खुद खड़े हो सकते हैं लेकिन हमारे साथ जो भी चीजें हैं उनको हाथ में रख सकते हैं, टांग सकते हैं। अल्टीमेटली ये ऐसे छोटे से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का एक पार्ट है, पूरे ग्रुप के साथ मिलके हमें क्रॉस करना होता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि हमारे ग्रुप में एक लड़का था जो एनसीसी कैडेट था, तो उसे अच्छे खासे आइडियाज थे। तो वो क्रॉस करते समय क्या कर रहा था कि मतलब आगे जा रहा था और थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि देखिए ऐसे डोमिनेट तो नहीं कर रहा था, बट उसे आइडियाज ज्यादा अच्छे थे तो वो आगे रह रहा था एंड बाकी के बच्चे थोड़े पीछे हो जा रहे थे। तो मेरा उस समय का बस ये मोटिव था कि ठीक है, या फिर बाकी के जो मेरे ग्रुप से और भी 2 बच्चे रिकमेंड हुए थे, 3 बच्चे रिकमेंड हुए थे। तो हम लोगों का बस एक पार्ट था कि जितना उसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज अ ग्रुप हमें अल्टीमेटली काम तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। तो साइड वाइज से जो अपने आइडियाज थे वो दे रहे थे और टास्क कंप्लीट कर रहे थे। तो ये था एक पीजीटी जिसमें 8 या
साथ जितने भी ग्रुप में होते वो कर रहे होते। अब कई बार होता है कि आप पूरे ग्रुप में हो, कंप्लीट टास्क नहीं कर पाते हो, तो ग्रुप को आधा कर देते हैं सेकंड वाले टास्क के लिए, जिसको हाफ ग्रुप टास्क बोलते हैं। ओके, उसमें 8 बच्चों को 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं एंड फिर सिमिलर काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म करने का मौका देते हैं। क्योंकि पहले वाले में क्या हुआ कि जीडीओ ऑफिसर जो भी होते हैं, हो सकता है कि वो ढंग से नहीं देख। ओके, तो सेकंड टाइम टास्क में आपके पास ऑप्शन रहता है खुद को शो करने का। ओके, तो ये सेकंड पार्ट हो गया लाइक जीडीओ के। बाकी उसमें फिर जीडी होता है, फिर जीपी होता है। जीपी सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज वो होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ओके, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपके अलग अलग टास्क एक साथ असाइन कर देते हैं। ओके, विद लिमिटेड टाइम आपको वो सारे के सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आ जाता आपके पास एक स्टोरी आती कुल मिला कि किसी मंदिर में 11 बजे दोपहर को चोरी होने वाली है, ये किसी ने ऐसा सुना है। सेम टाइम पे कोई और आके बोल रहा होता है कि कोई एक ब्रिज है आसपास, वो टेररिस्ट ब्लास्ट कराने वाले। अच्छा, कोई तीसरा इंसान आके बोल रहा होता है कि उसकी ऐसे गाय या बकरी हो गई है। चौथा हो रहा होता है कि किसी लाइक सरपंच की बेटी कहीं खो गई है या कुछ वैसा। एंड आपको लोकेशंस वगैरह पता रहते हैं कि यहाँ पुलिस स्टेशन है, यहाँ फायर ब्रिगेड है, या फिर इधर गांव के लोग हैं, विलेज है। और रफ में आपको वहां पे आइडिया दे देते हैं कि स्केल वगैरह की यूज से, मतलब देख के आपको समझना है कि कौन कितनी दूरी पे है, एंड टाइम एंड डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो कि कैसे सारे टास्क को कंप्लीट करोगे। और आपके पास जो सोर्सेस होंगे, रिसोर्सेस होंगे, वो आपके 8 लोग हैं। यू एज अ ग्रुप विल बी वर्किंग देयर, प्लस बीच के रास्ते के जो लोग मिले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला, उन सारे चीजों का यूज करके कुल मिला के आपको ये जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग कैसे है, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप बैठे बैठे 4-4 समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। ओके, अच्छा, राइटिंग मतलब पेपर पे लिखना होता है, राइट? पहले आपको, फिर ये भी पहले दिन जैसा ही है कि पहले आपको लिखना होता है सारे लोगों को। 8 के अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होंगे। कोई बोलेगा कि जैसे अब मंदिर में जाके लोग, मूर्ति में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ब्रिज वो हो रहा है, ब्लास्ट होने वाला है, उसको बचाना जरूरी है, या फिर किसी गांव में फ्लड आ रहा है, उसको बचाना जरूरी है। तो सबके रिस्पॉन्स अलग होंगे। तो सब अपने पेपर पे तो ये लिखे हैं, लेकिन इसके लास्ट में फिर क्या होता है कि 5 मिनट या 10 मिनट का डिस्कशन हो रहा होता है। वहां बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं या फिर लड़ रहे होते हैं बेसिकली, जो मेरा सॉल्यूशन है दैट इज बेस्ट। तो वो इंटरेस्टिंग एंड अल्टीमेटली कॉमन कंक्लूजन पे भी आना होता है, एंड किसी एक को नॉमिनेट करना होता है टू लाइक टिल द फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा, तुम्हारे केस में क्या हुआ? कॉमन कंक्लूजन तुम्हारा था या फिर किसी और का था, या तुमने कैसे डिबेट में पार्टिसिपेट किया, कैसे? हाँ, मैंने जो अपनी सॉल्यूशन लिखी थी तो उसके हिसाब से मोर और लेस मेरा सही था। एक जगह मैंने लाइक अलग लिख दिया था एज कम्पेयर टू जो होना चाहिए मेरा। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग था भैया कि मोर और लेस क्या होता है ना कि 4 ही प्रॉब्लम्स रहती। तो जीपी में क्या हुआ ना कि पहले वो देते हैं आपको, पहले एक मैप देते हैं, सामने पड़ा हुआ रहता है, एंड उसमें ऐसे पहाड़ बने रहते हैं, छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, मंदिर बना रहता है, एंड वो बता देते हैं कि ये रामपुर गांव है या फिर ये वेला थाना है, कुछ भी वैसा है। एंड लेटर ऑन क्या होता है कि आपको स्टोरी पढ़ने को देते हैं, थोड़ा समझा भी देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, एंड फिर पढ़ने को देते हैं। आपको 5 मिनट तक पढ़ने का मौका मिलता है, 5 या 10 मिनट तक, एंड फिर 5 मिनट आपको लिखने का मिलता है। तो मैं प्रॉपर सुना, प्रॉपर पढ़ा, मैंने दिमाग में सॉल्यूशन भी फ्रेम कर। जैसे मैं उनको सबमिट किया हूँ तो फिर मुझे याद आ रहा है कि अच्छा मेरे को ये 4 चीजें लिखनी है, ये 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, पर मेरे को याद आ रहा है 3 ही प्रॉब्लम में, मुझे 3 ही दिख रहा था। स्टैंडर्ड है कि 4 रहता, और वहां पे मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि चौथा क्या है, वो क्यों नहीं याद आ रहा मेरे को। फिर अराउंड ऐसे 30 से 1 मिनट, लाइक 30 सेकंड से 1 मिनट तक, क्योंकि मैप सामने पड़ा रहता है तो आप देख रहे होते हो। तो देन फाइनली रियलाइज कि अच्छा ये वाला छोटा सा पार्ट था जो मैं मिस कर रहा था। अच्छा, पर फिर फाइनली लिखा एंड सबमिट कर दिया था, तो पूरा तो कर दिया था, डिस्कशन भी अच्छा रहा था। एंड फिर मैंने ही नॉमिनेट किया था अपने ग्रुप से एक बच्चे को, तो अच्छा, या पूरे ग्रुप ने कह सकते हैं कि नॉमिनेट किया था, उसने कंक्लूड किया था, अच्छा किया था। अच्छा, ठीक है। तो जो एक चीज और होती है लास्ट डे में, जो आपको सेल्फ असेसमेंट होता है, जो आपके बारे में बताया जाता है, फिर आपको कुछ सिचुएशन दिया जाता है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आप क्या करते हो, तो उसके बारे में बोलना होता है, राइट? ऐसा? हाँ, ये लास्ट डे नहीं, ये भी जीटीओ का ही टास्क होता है। ओके, ये लेक्चरेट टॉपिक होता है। तो लेक्चरेट में कोई भी जनरल टॉपिक वो आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे क्राइम पे ही दे दिए, कोई वर्ड भी दे दिए,
सिंपल, या फिर क्लाइमेट चेंज दे दिए, उसके बारे में आपको 2.5 मिनट के लिए प्रिपेयर करना है, लाइक सोचना है, एंड 3 मिनट के लिए जाके लेक्चर डिलीवर करना है इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप एंड द जीटीओ ऑफिसर। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है प्रेम यहाँ पे कि जो पूरा प्रोसेस था उसमें कहीं ना अपने बारे में बोलना होता है, ग्रुप डिस्कशन हमें करना होता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट, कुछ जो बाकी हमारे जो कम्पिटिटर है उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो जो लैंग्वेज जो है जो हम बोलते हैं वहाँ पे, तो उसका कितना मतलब मैटर करता है कि आप अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश में एडवांस नहीं होते हैं, तो वो चीजें कितनी मैटर करती हैं अगर हम देखें एज ए ऑफिसर के हिसाब से कि वो लोग इस चीज को कितना नोटिस करते हैं? कम्युनिकेशन वाला पार्ट ज्यादा आ जाता है एज कंपेयर्ड टू लैंग्वेज वाला पार्ट। मुझे लगता है कि अनलेस जब तक आप अपने थॉट्स कन्वे कर पा रहे हो अच्छे से तब तक सब चल जाता। लेकिन अगेन वही है कि क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस ऐसे इंग्लिश में ही हो रहे होते, तो आपके अपने थॉट्स कन्वे करने के लिए भी तो लैंग्वेज आना चाहिए ना। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप, फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर, तो वो आपको समझ नहीं पाएंगे, तो फिर वो लेंगे कैसे? तो रोल तो रहता बस, पर ऐसा भी नहीं कि ऐसे कॉन्वेंट स्कूल वाला इंग्लिश आनी चाहिए या बहुत ज्यादा ही आनी चाहिए। इतनी सफिशिएंट आनी चाहिए कि आप अपने थॉट्स को उनको कन्वे कर पा रहे हो। और एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया है कि जैसे वैसे तो फ्रेंड्स को काफी पता है आजकल इंटरनेट सोर्सेज के हिसाब से कि जो फिजिकल जो मतलब होता है, जैसे अगर मैं बात करूं एज ए सोल्जर जो एंट्री करते हैं उनका काफी अच्छा फिजिकल होता है, तो जहाँ पे यहाँ पे जो इंडिविजुअल टास्क होता है जो पर्सनली जो करना पड़ता है, तो उसमें कितना टफ होता है या कितना होता है? ये जीटीओ का ही एक और पार्ट होता है इंडिविजुअल टास्क, जिसमें 10 ऑब्स्टेकल्स फिर से रहते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं विद इन 3 मिनट्स। अब उसमें एक तो वो रोप क्लाइंबिंग होता कि आपको रस्सी पे एक सर्टेन हाइट तक पहुंचना है, पोल तक को टच करना है, नीचे उतरना है, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड मतलब ओवरऑल ऐसे 10 टास्क होते हैं। एक टायर के अंदर से जंप करना होता है, एक मंकी क्रॉलिंग करके होता है, रस्सी की एक साइड से दूसरे साइड जाना है, अपने पैर और हाथ को ऐसे लटक के बंदर बन के कुल मिला के। तो मतलब तो इस वाले पार्ट का मतलब दोज हु आर एबल टू डू दिस, तो उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि सबके अपने पॉइंट्स है, मार्क्स है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे रिकमेंड होते भी है जो सिर्फ आउट ऑफ 10 4, 3 या 5 टास्क कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इवन इसके लिए बोला भी जाता है कि एसएसबी इज लाइक अ टेस्ट मैच। किसी एक सेशन में आप बुरा खेल गए तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप तो लाइक ओवरऑल कैसा खेल रहे हो आप, वो मैटर करता है। तो इसमें किसी ने अंडर परफॉर्म किया, बाकी के प्रोसेसेस में अच्छा कर दिए, तो दैट इज सफिशिएंट। राइट। और कहने का ये भी मतलब है कि जो फिजिकल जो टास्क होता है उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेंथ की भी जरूरत नहीं है, आपका नॉर्मल स्ट्रेंथ है तो आप कर सकते हो इसलिए, राइट? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेनिंग में आपको बनाएंगे ना फिर मजबूत। हाँ ओके, तो अब आते हैं हम कॉन्फ्रेंस डे पे। क्या बोले? हाँ मतलब वही, आप यदि मेंटली तगड़े हो तो फिजिकली तो वो खुद ही बना देंगे। राइट। ओके, तो मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी है जो विद इन 4 डेज होती है, तो 5 डेज होती है ना? बिल्कुल, लास्ट डे का फाइनल बज रहा है। ओके, तो अब आते हैं कॉन्फ्रेंस डे पे आते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा मैं आपसे कि क्या आपसे पूछा गया, मतलब कॉन्फ्रेंस डे के बारे में बता दूं जितना मुझे पता है कि वहाँ पे सभी जो ऑफिसर होते हैं वो बैठे रहते हैं, आपको पर्सनली बुलाया जाएगा, आपसे वहाँ पे एक दो चीजें पूछी जाएंगी, और सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या पूछा गया आपसे वहाँ पे? मेरे साथ तो थोड़ा फनी भी हुआ था भैया। जैसे कॉन्फ्रेंस में तो ओवरऑल आपको पता ही है कि 15-20 ऑफिसर्स विद यूनिफॉर्म बैठे हुए, तो आप ऐसे पहली बार देख रहे हो। मैं तो पहली बार वहाँ बनारस में देख लिया था, पर वो कॉन्फ्रेंस मेरा छोटा चला था। इस वाले में क्या हुआ था, मेरे को 10 मिनट के आसपास वेट करना पड़ा था बाहर। ओके, मतलब वो चीजें कई बार डिस्कस कर रहे होते, तो अच्छे खासे कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने टाइम दिया, सारे बच्चों के लिए डिस्कस किया टाइम। तो मेरे कॉन्फ्रेंस के जस्ट पहले वो 15 मिनट में बाहर ऐसे चेयर पे बैठ के सोच रहा हूँ कि ये क्या बातें क्या कर रहे हैं मेरे बारे में। तो एक तो वो बाहर वाली एंजाइटी या क्यूरियोसिटी थी। अंदर आया मैं, दोपहर के 2 बज गए थे, जबकि कॉन्फ्रेंस 12-11 तक ऐसे होता है। मैं इंटर करते ही पहला पार्ट था कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें देखना होता है, या फिर जो पहला पर्सन हमें वो कर रहा होता, बात कर रहा होता, उनकी तरफ देख के बोलना। तो उन्होंने बोला कि कम इन, तो मुझे समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड जो है वो बोल रहे हैं, से हमें बात। तो मैं बोला कि गुड मॉर्निंग सर। तो वो कहते हाँ गुड आफ्टरनून प्रेम, प्लीज हैव अ सीट।
तो ये पहला ही सीन था कि मैं अच्छा टाइम पे देख लिया 2 बजे। फिर हाँ, फिर कॉन्फ्रेंस के क्वेश्चन तो वहाँ पे बाकी के सारे ऑफिसर्स बैठे हुए रहते हैं, क्वेश्चन एक ही बंदा पूछ रहा होता है। तो हमारे टाइम के ऑफिस प्रेसिडेंट पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग? बोला कोलकाता। बोला कोलकाता किस लिए जाना जाता है या कैसे जाना जाता है? बोला इट इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय। तो क्या था कि क्यों भाई ऐसा क्या है? अच्छा उधर के लोग बिल्कुल होते सर, उधर कल्चर है बहुत बहुत प्यारा है। बोला ऐसा क्या कर दिया कोलकाता? तो ऐसी कोलकाता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। फिर एक क्वेश्चन आया कि देहरादून ही क्यों लिया तुमने, क्योंकि कोलकाता के मुकाबले से तो दूर पड़ रहा ना देहरादून, किसी के भी मन में आता। तो फिर मैंने बताया कि सर यहाँ दोस्त रहता, तो मैं सोचा कि प्लस देहरादून घूमने लायक जगह था, तो मैं काम हो जाएगा सर। मतलब कौन सा दोस्त? तो मैं बोला दोस्त मेरे कॉलेज से सर। तो नाम मैं बोला सर अजय नहीं। तो कहते करता क्या है वो? बोला सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बोला अच्छा ओके। तब वो सेटिस्फाइड हुए, अच्छा हाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि सच में दोस्त रहता। और बस ये रहता है कि रैपिड फायर मतलब क्वेश्चंस वहां पे भी आंसर खत्म नहीं हुआ है कि अगला क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा इतने सारे लोगों के सामने हो तो फिर जो इंस्टेंट आंसर्स आते हैं ऐसे ही आते हैं। फिर वो रहा एक पार्ट कॉलेज से रिलेटेड रहा, कॉलेज में क्या करवाया, कौन सा इवेंट करवाया, कौन से नए टास्क, फॉर एग्जांपल इम्पेटस कराया था हमने। तो बोला सर कि वो कराया था हमने, पहले छोटे लेवल पे होता था, लेटर ऑन हमने उसमें कई इवेंट्स ऐड किए सर। ओके तो बोले कौन कौन से इवेंट? 2-3 इवेंट्स के नाम बता दिए। तब जाके फिर मतलब कुल मिला के वो जस्टिफाई कर रहे थे कि जो बोल रहा है ये है तो सही तो बोल रहा है। ये वाला पार्ट हो रहा था। उसके बाद क्या था सर भैया, शाम के 6 बजे फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 6-6:30। तो वही रिकमेंड किया, उनको अलग किया, बाकी बच्चों को गुड विशेस के साथ अगली बार आने को बुलाया, फिर बाकी की चीजें करनी, फिर हमारी फॉर्मेलिटीज। ओके तो आउट ऑफ आई थिंक यू हैव 16, तुम्हारे पास 60 लोग थे उस टाइम, तो उसमें से कितने लोग रिकमेंड हुए? हाँ हमारे वाले बोर्ड में एक तरीके से उस दिन रिकॉर्ड ही बना था भैया, टोटल आउट ऑफ 60 9 बच्चे रिकमेंड हुए थे, जिसमें से 3 बच्चे तो मेरे ही बच्चे थे। ओके तो और बट मोर और लेस क्या होता है कि ऐसे इन जनरल 3 4 2 इवन कई बार बैच ही वॉश आउट हो जाता है। तो वी वर द ऐसे लकी वंस कह सकते हो, या फिर जो बच्चे थे उसमें टैलेंटेड वंस दोनों कह सकते हैं। ओके अच्छा उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो लोग ज्यादा नहीं करते हैं, वो है मेडिकल प्लस मेरिट। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मेडिकल वाला पार्ट तो भैया जैसे हमारा क्या हुआ था कि 31st को हम रिकमेंड हुए, हमारा मेडिकल 14 जैन को ही दे दिया। तो ये तो उनपे कई बार आता, कई बार हम रिक्वेस्ट करते तो लेटर ऑन भी कर सकते हैं, मतलब पोस्टपोन भी करा लेते हैं। ओके तो मेडिकल में लाइक किसी भी टाइप की कोई इंजरी यदि पहले से है या कोई ऑपरेशन वगैरह है, तो ये सारी चीजें चेक हो रही होती है। मेडिकल में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट से लेके लाइक ऐसे स्पाइनल वगैरह भी चेक हो रहे होते हैं, हड्डियां वगैरह भी चेक हो रही होती है। इन केस किसी को कोई इशू होता है तो फिर वो रीमेडिकल हो रहा होता है कुछ टाइम के बाद। ओके आंखों का पावर वगैरह का अपना लिमिटेशन है, वो सारे चेक हो रहे होते हैं। एंड रीमेडिकल में किसी का फॉर एग्जांपल यदि वेट ओवर वेट है तो उनको 42 डेज का टाइम मिलता है, उतने टाइम में वो रिकवर करा के आ गए तो सही है, नहीं तो फिर उन्हें रिव्यू मेडिकल के लिए दोबारा जाना पड़ता है, मतलब एक और पार्ट ऊपर एप्लीकेशन को मिला के डालना पड़ता है। तो उनका रिव्यू में यदि ऑफिसर्स को लग रहा है कि उनकी मेडिकल रिकवरी हो सकती है तो फिर बुलाएंगे, नहीं तो दे वोंट बी सिलेक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके बाकी मेरिट का वो सीन है कि आपके कितने मार्क्स एफकेट के पेपर में थे प्लस आपको एसएसबी में कितने मार्क्स मिले हैं, उसके बेसिस पे आपका मेरिट प्रिपेयर होता है। पहले एक ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रिपेयर होता है इन दोनों के बेसिस पे, वहां पे मेडिकल को कंसीडर नहीं करते हैं। ओके तो कुल मिला के वहां पे रैंक रिलीज कर देते हैं एंड लेटर ऑन आपको ब्रांच वाइज फिर डिवाइड करते हैं या उसकी लिस्ट बाद में। अच्छा मतलब रिकमेंड होने के बाद भी चांसेस हैं कि तुम्हारा वेट लिस्ट में नाम ना आए? हाँ एग्जैक्ट बिल्कुल, यदि आप मेडिकली फिट नहीं हो रहे हैं, मतलब आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा, रिकमेंड हो गए हो तो आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट बोलते हैं उसको कि आपकी क्या रैंक है, लेकिन दैट इज सब्जेक्टेड टू योर मेडिकल फिटनेस। नहीं मेडिकल अगर लेट्स सपोज कि मेडिकल फिट है जो स्टूडेंट है
उसके बाद तो उसके फुल चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, या फिर मेरिट लिस्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है? तब भी आउट होने के चांस रहते हैं, हाँ। क्योंकि जितने बच्चों की, फॉर एग्जांपल यदि 300 सीट्स है तो दे सेलेक्ट मोर, लाइक 400 के आसपास भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 500 भी होते हैं, तो जो पीछे वाले बच्चे हैं वो लिस्ट में नहीं आ पाते। ओके, वैसे तो काफी मतलब टफ एंड रफ प्रोसेस है इसका एसएसबी का और सिलेक्ट होने का। ओके, तो पर एट द एंड ऑफ वीडियो मैं एक दो चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि ऐसी क्या चीज थी तुम्हारी, कौन सी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसने आपको सिलेक्ट कराया? ऐसा कुछ आपको मतलब आइडिया लगा? पहले तो भैया ऐसे आप लोगों की दुआएं, लोगों की दुआएं, घर वालों की दुआएं इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा वो वाला पार्ट था भैया कि थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की थी मैं, लाइक कॉलेज की बात खास करके। कॉलेज के पहले तो थोड़ा चीजें हो रही थी बट उतना कंसिस्टेंट नहीं था। किसी और दिन किसी और काम में इन्वॉल्व हूँ, कहीं अगले दिन कुछ और कर रहा, ये वाला पार्ट था। बट हाँ, कॉलेज के बाद या कोविड के टाइम में कंसिस्टेंट रहा था, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था। और लेकिन नटसेल वो कह सकता है कि इंटेंशन सही थे भैया। हाँ बिल्कुल, डिटर्मिनेशन अच्छा था, इंटेंशन अच्छे थे, डेडिकेशन था, डिटर्मिनेशन था, तो मुझे लगा आपकी बातें सुन के। तो एक सिलेक्शन होने के लिए एक चीज मैटर नहीं करती और वो लास्ट डे मैटर नहीं करता है। उस लास्ट डे से पहले जो चीजें प्रेम ने करी या कोई भी करता है वो मैटर करता है बेसिकली। तो एट द एंड कुछ बताना चाहोगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, या जो स्टूडेंट अभी अपकमिंग टाइम में देने वाले हैं? उसने भी बस ये है कि अभी करते जाओ। ऐसा ज्ञान वाला कोई पार्ट तो है नहीं, बट कॉलेज वाले पार्ट को यदि करे तो भैया कभी कभी होता है कि थोड़ा मिस होता है जितने कॉलेज की पार्ट्स। एंड व्यूअर्स के लिए क्या, मेरे को याद है आप जब YouTube चैनल स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, तो तब भी आई वाज देयर, लाइक आपके वीडियोस देखते हैं, इवन पहली बार में मैं शेयर किया तब था कि देखो अभी ये वाला पार्ट है। 1 साल का ही डिफरेंस हुआ है गेस, क्योंकि लास्ट ईयर जून जुलाई के आसपास ही आपका चैनल वगैरह स्टार्ट किया। तो 1 साल में कितनी सारी चीजें हो जाती, बदल जाती। बिल्कुल, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू लाइक डू द थिंग्स जो हम कर रहे हैं ढंग से। यस, बस करते जाओ चीजें, रिजल्ट आपका आ जाएगा कुछ दिन बाद या कुछ दिन और बाद, कुछ टाइम ज्यादा लग सकता है, कभी कम लग सकता है। ओके, तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम, और काफी अच्छा स्पेंड किया था टाइम तुम्हारे साथ, क्रिकेट खेले थे, बहुत कुछ किया था, और आज तुम फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाले। एक चीज याद है, हाँ बताइए। जो हमने कोविड के पहले लास्ट मैच खेला था ना, उसमें आप थे, आप घर जाने के लिए बोल रहे थे सर्वर में, तो लास्ट मैच हमने वहीं पे कॉलेज का, हमने लास्ट मैच वो कोविड के 1 दिन पहले ही जब लॉकडाउन होने वाला था तभी खेला था हमने, भैया एंड बाकी के भैया लोग थे। तो वो पार्ट है, मेमोरीज है, ऑब्वियसली मेमोरीज है, और बड़ा प्राउड होता है यार कोई अपना साथ का बंदा या फिर जूनियर या सीनियर व्हाटएवर कोई अच्छी पोजीशन लेता है, तो बस तो सच में बहुत प्राउड होता है। आई एम सो प्राउड, और मैं इतना प्राउड इसलिए भी ज्यादा हूँ कि तुमको मैं यहाँ पे लेके आया, और ये इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे पास है वो किसी और तक भी पहुंची। सो थैंक यू सो मच प्रेम वंस अगेन। थैंक यू सो मच भैया फॉर इनवाइटिंग, क्योंकि मैं एक मेरे दिमाग में चीजें थी, बट वो हो रहा था कि अभी इतनी जल्दी जल्दी में ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, इनके काम ही नहीं निपट रहे थे। एंड मैं खुद भी चाहता था कि लाइक देयर आर पीपल लाइक अस ओनली, जिनको, जैसे मैं खुद के बारे में भी बोलूं भैया, तो फिर मेरे को भी कई बार ऐसे सेल्फ डाउट वाला पार्ट आता है, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, या लाइक अलग लेवल का पार्ट है या अलग लेवल की चीज है, बट ऐसा कुछ नहीं है सच में। इट्स अप टू अस कि also people around us कि how we are taking, like how they are helping us and how we are actually appreciating their efforts at the same time. बाकी का हमारा अपना काम तो है ही करने वाला। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो इतना निराश होने वाली बात नहीं है कि आप कुछ ना कुछ जरूर ऐसा कर लेंगे जो वर्दी होगा आपके लिए बना होगा, राइट? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू, और वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू सो मच भैया।